हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 भारत की खोज। 4 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 5th चैप्टर, नई समस्याएं, अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री युआनजांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। तो इसमें हमें बताया था अरब और मंगोल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इंडिया में क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी थी वो हम देखेंगे। तो जब हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने देखा था ना इससे पहले के चैप्टर्स में, तो वो काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल राजा था और उसी के समय काल में हुआनजांग जो है वो चाइना से हमारे देश में आया था और उसने नालंदा में जो है पढ़ाई भी करी थी हुआनजांग ने। तो इस्लाम, जो कि मुसलमान होते हैं, उनका धर्म इस्लाम होता है। तो जो इस्लाम धर्म है वो बेसिकली अरेबिया वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था ना, और वहाँ से स्टार्ट होकर लगभग 600 साल बाद वो इंडिया तक भी पहुँच गया था, पर उसका रूप स्वरूप जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। तो जो अरब के लोग थे वो वहीं रुक गए, जो उत्तर पश्चिमी है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर रुक गए इंडिया के। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। तो जो अरब सभ्यता थी उसका काफ़ी ज़्यादा पतन हो गया, गिरावट आ गई। और जो टर्की, जो आज के देश का टर्की है ना, आज के टाइम का जो कंट्री है टर्की, वहाँ का जो कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम को प्रभावित करने लगा। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफ़गान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत आए। तो इस्लाम जो है वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इंडिया में आया और अफ़गान और ये जो तुर्की लोग होते थे ना, ये इसको इंडिया में लेकर के आए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए। तो अरबों ने, मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉरियर होते थे, अच्छे लड़ाकू होते थे और इन लोगों ने हमारे देश के राजाओं को हरा दिया। पर भारत में तब भी वह बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। तो सिंधु नदी जो थी, जो आज पाकिस्तान वाला रीजन जो है, वहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हैं आज। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था, बट उस समय तक, हर्षवर्धन के टाइम तक, इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये जो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले आक्रमणकारी हमारे देश पर हमला करने आए थे, उस समय तक तो इन्हें रोक लिया गया। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं, और अरबों में भी काफ़ी आंतरिक झगड़े थे जिसकी वजह से वो इंडिया पे कंप्लीट तरीके से कब्जा नहीं कर पाए थे। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। तो बगदाद जो था अफ़गानिस्तान के रीजन में पड़ता है, इराक बगदाद है ना, अफ़गानिस्तान ने इराक वहाँ पे पड़ता है। तो सिंध जो है हमारे देश का हिस्सा था, पहले वो इनके कंट्रोल में आ गया था, फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, दूतावासों की अदला बदली हुई, तो वही एम्बेसडर्स आने लगे एक देश से दूसरी जगह। देश में लोग भी काफ़ी ज़्यादा जाने लगे। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उसके अनुवाद हुए। तो इंडिया की बुक्स के ट्रांसलेशन भी किए गए। बहुत से भारतीय डॉक्टर्स, चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे, भारत के दक्षिण राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया। विशेषकर जो राष्ट्रकूटास थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था अरब्स के साथ। अरब से उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे, क्योंकि राष्ट्रकूट जो हैं वो व्यापारी थे, मतलब राज्य था एक, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यापारी लोग रहा करते थे। तो अरबों के साथ उनका काफ़ी अच्छा व्यापार था। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार भारत की प्राचीन परंपरा थी। तो जब ये जो इस्लाम हमारे देश में आए तो कोई ना ही दंगे हुए, ना ही झगड़े हुए। उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई, धर्म प्रचारक भेजे, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया अपने धर्म में। पर हमारे देश में दंगों का माहौल तो कभी रहा ही नहीं है सदियों से। ये तो 200-300 साल की बात है जो एक धर्म दूसरे से चिढ़ने लगा था, वरना उससे पहले हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ करता था। अतः राजनीतिक
ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। तो जब ये अकबर और ये सब आए, इससे पहले ही या फिर 11th सेंचुरी AD के टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत बनी थी, उससे पहले ही इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हमारे देश में रहा करते थे। महमूद गजनबी और अफ़गान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईसी के आसपास अफ़गानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसके मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। तो महमूद गजनवी जो था, इसने इंडिया पे बहुत ज़्यादा अटैक किए थे और हमारे मंदिरों पे बहुत ज़्यादा अटैक करता था ये, और खूब खजाना इंडिया से लूट करके ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। तो क्योंकि ये जो महमूद गजनवी था, ये गजनवी ये मुसलमान था, इसलिए जो हिंदुओं पे इसने अत्याचार किया था, तो वो हिंदू सारे मुसलमानों से ही नफरत करने लगे थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को ही छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया। तो इस इंडिया के नदन पार्ट में ही जो है वो हमला किया था और लूटपाट मचाई थी। इंडिया का सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट इससे बच गए। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका था। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी दावे के बाद फिर वह कभी नहीं लौटा। तो वो उसने जो आपने सुना होगा कि सोमनाथ मंदिर को ये जो गजनबी था, इसने कई बार लूटा था और ये लूट करके वापस अपने जो है देश चला जाता था। मगर फिर भी इसने कश्मीर पर कभी ये जीत नहीं पाया। गजनी चला जाता था ये, और ये कश्मीर को नहीं लूट पाया था। राजस्थान में भी इसे काफ़ी हार झेलनी पड़ी थी। महमूद की मृत्यु 1030 ई में हुई। उसकी मृत्यु के 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। तो जब ये गजनबी मर गया, उसके बाद इंडिया पे लगभग 160 साल तक कोई भी अटैक नहीं हुआ। इसके बाद इस गौरी आया, ये शहाबुद्दीन गौरी। वैसे हम गौरी बोलते हैं, वैसे वहाँ पे इसको घुरी बोला जाता है, घुरी। तो शहाबुद्दीन घुरी के एक अफ़गान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनबी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। तो ये जो गौरी था ना, शहाबुद्दीन गौरी, इसने भी इंडिया पर अटैक किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे पूरी तरह पराजित कर दिया था। मतलब दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान ने ये गौरी को हरा दिया था। शहाबुद्दीन हरा दिया मतलब, और हरा के छोड़ दिया, इसलिए शहाबुद्दीन जो है अफ़गानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फ़ौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई। 1192 ई में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो मतलब पहले हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने उसे, मगर उसको माफ़ करके वापस भेज दिया। अगले साल वो फिर से आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो मतलब देखिए, ज़्यादा दया भी नहीं करनी चाहिए, यहाँ से हमें यह पता लगता है। दिल्ली फतेह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतेह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफ़गानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। तो 150 साल और लग गए जो है शासन करने में अफ़गानों को दक्षिण भारत में। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। तो गजनवी ने जो है जब इस पर अटैक किया पंजाब पे, तो कुछ समय के लिए पूरे भारत से अलग हो गया था पंजाब वाला रीजन। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफ़गानों की कुछ बात और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट संबंध था। तो जो 12वीं शताब्दी में अफ़गान आए थे ना, वो हिंद आर्य जाति के थे। मतलब वो बेसिकली पूरी तरीके से आप इस्लाम को फॉलो नहीं करने वाले थे। वो इंडिया के लोगों से उनका काफ़ी कनेक्शन था। लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। तो बहुत लंबे समय तक जो है अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा भी बना रहा था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली के सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर वह जिस रास्ते से आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने
जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की झोपड़ियों की मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। हे भगवान। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। तो ये जो था ना तुर्क मंगोल जो तैमूर था, खैर आप लोगों को पता है कि तैमूर हमारे देश के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। उसने इतनी लाशें बिछाई हैं ना हमारे देश में, दिल्ली में लाशों की मतलब बाढ़ लगा दी थी। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा। पंजाब के कुछ हिस्से और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। तो पंजाब और दिल्ली ने बहुत बुरे हाल झेले हैं। दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, दिल्ली पे बहुत हमले हुए हैं। दिल्ली को मौत की नींद से उठाने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। तो दिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया कि दिल्ली के साथ तो बहुत अत्याचार हुआ, बट हम अगर साउथ की बात देखें तो विजयनगर एम्पायर था काफ़ी बड़ा साउथ वाले रीजन में, जो कि एक हिंदू राज्य था। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। तो ये भी जो इस्लाम को फेथ को फॉलो करने वाले मतलब कुछ मुग़ल शासकों ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था विजयनगर एम्पायर को। आज तो कुछ भी मतलब ड्यून्स ऑफ हम्पी आपने सुना होगा शायद, कि इसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, बाकी तो ये काफ़ी तबाह कर दी गई है विजयनगर एम्पायर की। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। तो भारत में जो मुग़ल साम्राज्य की नींव है वो किसने डाली? बाबर ने डाली थी, है ना। और वो तैमूर वंश का था। तैमूर जो पहले हल्ला बोल के गया, मतलब दिल्ली पे पूरी तरीके से कत्लेआम मचा के गया था, वही तैमूर। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। तो अब यहाँ पर एक मिलीजुली सी संस्कृति का विकास हो रहा है। कबीर के बारे में, गुरु नानक और ये जो राइटर्स थे या पोएट्स थे या जो हमें अच्छी बातें सिखा करके गए थे उसके बारे में अब हम देखेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों ने किया था, अफगान ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुग़ल आक्रमण हुए। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण हैं। तो ये कहते हैं कि जो इस्लामिक आक्रमण आप ना कहें, आप कहें कि इन इलाकों के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। तो मतलब बिल्कुल किनारे के हैं, हमारे पड़ोसी ही हैं, अजनबी तो नहीं है हमारे लिए अफ़गानिस्तान के लोग या अफ़गानिस्तान का साम्राज्य, क्योंकि जो गांधार था, जहाँ शकुनी मामा जहाँ के थे ना, वो अफ़गानिस्तान में ही पड़ता है। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफ़गान युग कहना चाहिए। मुग़ल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेज़ी से समा गए और उन्होंने हिंद मुग़ल युग की शुरुआत की। तो हिंद मुग़ल युग की शुरुआत भी हुई जब काफ़ी लोग बाहर से आके भारत में बसने लगे। अफ़गान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। तो बाहर से लोग जो आए थे वो अपना भारत को ही घर मानने लगे थे। अब राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफ़गानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। तो ये जो मुसलमान होते थे ये बहुत सारी हिंदू राजकुमारियों से शादी किया करते थे, मुसलमान शासक, ये हमें पता लगता है। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ। इस दौर में जो है काफ़ी अच्छे प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, क्योंकि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना हो। तो जो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल रहा था देश में, बट ये भी ध्यान रखा गया कि जो लोकल ट्रेडिशंस है ना, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना की जाए।
शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। शेर शाह सूरी, उसने ऐसे मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। तो मतलब मालगुजारी किस तरीके से, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लैंड रिफॉर्म्स और कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, इस तरीके की चीज़ें जो शेरशाह सूर था ना, उसने काफ़ी लाई थी। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। तो जो टोडरमल थे ना, बहुत ही अच्छे राज्य मंत्री थे, उसकी जो नियुक्ति थी शेरशाह ने की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते थे। तो जो अफगान शासक थे उसमें हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा नौकरी पर हुआ करते थे। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। तो काफ़ी असर पड़ा। जो अफगान शासन हमारे देश में स्टार्ट हुआ ना, उससे ये भी हुआ कि काफ़ी सारे जो हिंदू लोग थे वो नॉर्थ इंडिया से भाग करके साउथ इंडिया चले गए खुद को बचाने के लिए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीके और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। तो वर्ण व्यवस्था और ज़्यादा कठोर बना दी गई ताकि विदेशी प्रभाव को जो है वो कम से कम किया जा सके। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। तो मतलब एक तरह से मिक्सिंग हो गई। पहले क्या होता था कि एक कल्चर है वो दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे जब साथ में सब रहने लगे तो कल्चर में मिक्सिंग भी होने लगी। वास्तुकला की नई शैली उपजी, खान पान बदला और जीवन अनेक रूपों से प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। तो हमारी जो कई सारी पढ़ाई लिखाई, आर्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट, डांस, हर चीज़ में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जो लोग बाहर से आए थे। फ़ारसी भाषा दरबार की भाषा बन गई और फ़ारस के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में हम लोग भी आज काफ़ी सारे फ़ारसी और उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास हुआ, लोगों की लोकल लैंग्वेजेस का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। भारत के जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। तो पर्दा प्रथा इसी समय पर जब इस्लाम फेथ मतलब इस्लामिक ट्रेडिशन या इस्लाम धर्म हमारे देश में आया, पर्दा प्रथा तभी शुरू हुई। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदू और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। मतलब निशानी से समझा जाने लगा आदर की। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। तो मतलब जहाँ पर ये मुसलमान रूलर्स हुआ करते थे ना, वहाँ पे पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा फैल गई थी। देखिए यहाँ पे किताब में नहीं लिखा गया है, बट मेनली क्या होता था ना कि मतलब अपहरण बहुत होते थे विमेंस के। तो बहुत ज़्यादा सुंदर विमेंस को उठा करके ले जाया जाता था, इसलिए उनको पर्दे में रखा जाने लगा विमेंस को। ठीक है, लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुसलमान इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। तो पंजाब वाले इलाके में आपने देखा होगा कोई पर्दा प्रथा वहाँ पर नहीं है। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्ग में अमीर उमराव में हुए। इनका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। तो इसमें ये बताते हैं कि दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित मतलब अफगान जो दिल्ली में आकर के बसने लगे थे वो धीरे धीरे हुआ, और अधिकतर परिवर्तन जो है अमीर खानदानों में ही हुआ था। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इनके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। तो काफ़ी सारे जो हिंदू रूढ़िवादी लोग जो खुद को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते थे, वो दक्षिण की तरफ हिंदू लोग चले गए और बाकी बाहर से काफ़ी ज़्यादा लोग आकर के नॉर्थ इंडिया में बसने लगे। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई तो जौनपुर में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी रही। तो जौनपुर में एक मुसलमान इस्लामिक रियासत बनी और वहाँ पे मतलब काफ़ी आर्ट एंड कल्चर अच्छा था और हर धर्म का सम्मान भी किया जाता था। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदू और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी
सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत यश मिला। तो जो रूलर्स थे वो अब हिंदू मुसलमान साथ मिलकर के रहने लगे थे और कश्मीर में जो है अच्छे से सब कुछ चल रहा था। वहाँ का एक मुस्लिम रूलर था जो संस्कृत भी पढ़ता था और हिंदुओं के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखता था। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे, क्योंकि नए नए विचार थे, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। तो मतलब नए नए विचारों को वो अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहा था और इस प्रोसेस में खुद भी काफ़ी चेंज हो रहा था। अब आगे का चैप्टर ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।